साथियों, जय भीम। मैं आपका मित्र राजकुमार। साथियों, आप देख रहे हैं बहुजन इतिहास आरबीएस न्यूज। साथियों, मैं उन सभी एससी एसटी ओबीसी लोगों से ये बताना चाहता हूं जो कहते हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर ने हमारे लिए क्या किया। मैं एक भाग आपको पहले बता चुका हूं, ये एपिसोड दूसरा है और ये मैं उस बुक से बता रहा हूं साथियों जो माननीय काशीराम जी ने लिखी है, चमचा युग, कि बाबा साहब अम्बेडकर अंग्रेजों से गोलमेज सम्मेलन में हम लोगों के लिए क्या क्या अधिकार लाए। तो पहले एपिसोड में मैंने आपको बताया और ये दूसरा एपिसोड है। इसमें देखिए साथियों, बहिष्कार के अपराध की परिभाषा, जो एससी लोगों का बहिष्कार हुआ है उसकी क्या परिभाषा है। पहला, एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति का सामाजिक बहिष्कार करने का अपराधी माना जाएगा। कोई भी व्यक्ति, कोई भी समाज, किसी भी समाज का बहिष्कार नहीं कर सकता। कहा है इसका, दूसरे व्यक्ति को कोई मकान अथवा जमीन किराए पर देने अथवा प्रयोग में लेने अथवा उस पर काबिज होने से अथवा उसके साथ व्यापार करने अथवा भाड़े पर काम करने अथवा उसके साथ कारोबार करने अथवा उससे कोई सेवा लेने अथवा देने से मना करता है, अथवा ऐसे किसी भी कथित कार्य को उन शर्तों पर करने से मना करता है जिन पर ऐसे कार्य सामान्य स्थिति में किए जाने चाहिए। अथवा खा है, खा भाग देखिए, ऐसे सामाजिक, व्यवसायिक अथवा कारोबारी संबंधों से दूर रहता है जिन्हें वह संविधान में घोषित किसी भी मौलिक अधिकार अथवा अन्य नागरिकता अधिकारों के अनुकूल समुदाय में विद्यमान प्रथाओं का सम्मान करते हुए सामान्य स्थिति में उस व्यक्ति के साथ रखता है। अथवा गा, किसी भी तरीके से ऐसे दूसरे व्यक्ति द्वारा उसके कानून सम्मत अधिकारों के उपभोग में हस्तक्षेप करना, उसे चोट पहुंचाता है अथवा अप्रसन्न करता है। तो इसका दंड क्या हुआ साथियों? जैसे कि कोई भी किसी का बहिष्कार करता है, किसी को मकान नहीं किराए पे देता, जैसे वापस आपको देखिए मकान किराए पे नहीं दिया था, लोगों ने उनका बहिष्कार कर दिया था। किस तरह से अछूत करके उनको, इतनी बड़ी पदवी पे भी होते हुए लोगों ने उनको छुआछूत से बाबा साहब ने अपनी वो पकड़ी। किस तरह उनको पानी पीने का अधिकार, दूसरा एक चपरासी आता था, जब तक चपरासी नहीं आता था जब तक बाबा साहब प्यासे रहते थे। इन सब बातों को सोचते हुए बाबा साहब ने हम लोगों के लिए ये अधिकार गोलमेज सम्मेलन से लेके आए। देखिए इसका दंड क्या है, जो कि आज भी हमारे संविधान के अंदर है। हमारे लोग बोलते हैं ना कि आज जो भी हमारे बच्चे हैं, चाहे आपके बच्चे हैं, चाहे हमारे समाज के बच्चे हैं, आज इनको कपड़ा पहन रहे हैं, फर्स्ट क्लास स्कूलों में कॉलेजों में जा रहे हैं, फर्स्ट क्लास नौकरियां कर रहे हैं, फिर भी लोग कहते हैं कि हमें अम्बेडकर बाबा साहब ने क्या दिया। तो मैं उनको समझाना चाहता हूं कि बाबा साहब ने आज आपको सब कुछ, आपको क्या क्या अधिकार बाबा साहब गोलमेज सम्मेलन से लेके आए थे। और ये वीडियो साथियों हमारे समाज को, एसटी समाज को, भंगी, चमार, चूड़ा, धोबी, कोली, इन सभी बच्चों पर ज्यादा से ज्यादा पहुंचाएं। देखिए बहिष्कार का दंड, जो भी व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा ऐसा कोई काम कर दिए जाने के कारण जिसे करने का उसे कानूनी अधिकार था, अथवा ऐसा कोई काम नहीं करने के कारण जिसे नहीं करने का उसे कानूनी अधिकार था, दूसरे व्यक्ति से ऐसा काम करवाने के उद्देश्य से जिसे करने के लिए वह कानून द्वारा बाध्य नहीं है, अथवा ऐसा काम करने नहीं देने के उद्देश्य से जिसे करने का उसे कानूनी अधिकार है, अथवा संपत्ति के स्तर पर अथवा
उसके कारोबार अथवा आजीविका के साधन में नुकसान पहुंचाने के उद्देश्य से ऐसे व्यक्ति का अथवा ऐसे किसी अन्य व्यक्ति का जिसमें ऐसे व्यक्ति की रुचि है बहिष्कार करता है तो वह 7 वर्ष के कारावास अथवा जुर्माने का या दोनों का भागी होगा। देखिए साथियों, जो भी हमसे SC जाति से जो भी छुआछूत करता है या हम लोगों से कोई भेदभाव करता है या कोई काम करा के पैसे नहीं देता है या कोई मकान किराए पे नहीं देता है या कोई भी ऐसा काम कराता है, कानून में लिखा है चाहे नहीं लिखा है, हम लोगों से कोई भी भेदभाव होता है तो उसका बिल्कुल 7 वर्ष की सजा का भागी होगा। उस सूरत में धारा के अंतर्गत कोई अपराध नहीं हुआ माना जाएगा यदि अदालत इस बात से संतुष्ट है कि आरोपी ने किसी अन्य व्यक्ति के उकसाने पर अथवा उसके साथ मिलकर अथवा किसी साजिश और समझौते के तहत अथवा मिलजुल कर वह काम किया है। देखा साथी, कोई भी भड़का के किसी के साथ मिलके या षड्यंत्र रच के कोई भी सब इस 7 वर्ष के कारागार जुर्म के हकदार है जो भी बहिष्कार करता है। तीसरा है बहिष्कार के लिए उकसाने अथवा बढ़ावा देने का दंड। जैसे लोग उकसा देते हैं, आजकल क्या है, जो लोग उकसाते हैं, जो भी पुरातनपंथी लोग हैं वो अक्सर खुद नहीं वो करते हैं, वो क्या करेंगे, दूसरे लोगों को उकसाएंगे जो हमारे ही समाज से होंगे, हमारे ही लोगों को उकसाएंगे। जैसे SC पर ज्यादातर आज अत्याचार आजाद देश में भी ओबीसी लोग करते हैं। अभी हाल ही में एक केस आया, यादवों ने पूरा गांव जला दिया। तो साथियों, ये सारे के सारे कानूनी जुर्म हैं जो कि बाबा साहब ने, देखिए, बहिष्कार के लिए उकसाने और बढ़ावा देने का दंड। अगर कोई बढ़ावा देता है किसी चीज को तो देखिए उसका दंड क्या है। जो भी व्यक्ति का लिखा है, का भाग है, सार्वजनिक तौर पर बहिष्कार का प्रस्ताव रखता अथवा प्रकाशित अथवा प्रसारित करता। अगर कोई बहिष्कार का प्रस्ताव रखता है, किसी ने बोला कि यार ये इनका करते हैं इनका काम, समझ रहे हो ना, उसको प्रकाशित करता है या लिखकर कोई भेदभाव करता है या प्रसारित करता है कोई बोल के, जैसे आजकल आप देख रहे हैं 2024 के अंदर देखिए कितने कौन लोग हैं वो जो स्टेज पे खड़े हो गए हम लोगों के लिए, मुस्लिम लोगों के लिए जो बहिष्कार की वो कर रहे हैं, वो कौन लोग हैं साथियों, ये आपको पहचानने की जरूरत है। ऐसे किसी बयान, अफवाह अथवा खबर को बनाता, छापता एवं प्रसारित करता है जिसमें उसका उद्देश्य बहिष्कार है अथवा उससे विश्वासघात है कि उससे बहिष्कार को बढ़ावा मिल सकता है अथवा जो बहिष्कार का कारण बन सकता है अथवा किसी अन्य तरीके से किसी व्यक्ति अथवा व्यक्तियों के वर्ग के बहिष्कार को उकसाता और बढ़ावा देता है, वह 5 वर्ष के कारावास अथवा जुर्माने अथवा दोनों का भागी होगा। देखा साथियों, व्याख्या क्या करते हैं इसको देखिए। व्याख्या करते हैं काशीराम जी की, इस धारा के अंतर्गत अपराध का होना माना जाएगा। कोई भी किसी का बहिष्कार करता है या प्रताड़ित करता है या अत्याचार करता है तो वो इस धारा का अपराध का भागी माना जाएगा, भले ही वह यहाँ उल्लेखित किसी किस्म की किसी भी कृत्य से प्रभावित होने की संभावना रखने वाले अथवा प्रभावित हो चुके व्यक्ति का नाम अथवा वर्ग ना बताकर केवल इस ढंग से बर्ताव करने अथवा नहीं करने का उल्लेख किया गया हो। चौथा है साथियों, बहिष्कार की धमकी देने का दंड। अगर कोई बहिष्कार की धमकी देता है साथियों तो भी दंड है, तो भी वो अपराध है। जो भी व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति अथवा किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा ऐसा कोई काम कर दिए जाने के कारण जिसे करने का उसे कानूनी अधिकार था अथवा ऐसा कोई काम नहीं करने के कारण जिसे नहीं करने का उसे कानूनी अधिकार था अथवा दूसरे व्यक्ति से ऐसा काम करवाने के उद्देश्य से जिसे करने के लिए वह कानून द्वारा बाध्य नहीं है अथवा ऐसा काम नहीं करने देने
के उद्देश्य से जिसे करने का उसे कानूनी अधिकार है, ऐसे व्यक्ति का अथवा ऐसे किसी अन्य व्यक्ति का जिसमें ऐसे व्यक्ति की रुचि है बहिष्कार करने की धमकी देता है, तो वह व्यक्ति 7 वर्ष के कारावास अथवा जुर्माने अथवा दोनों का भागीदार होगा, दोनों का भागी होगा। अपवाद निम्नलिखित को बहिष्कार नहीं माना जाएगा। देखिए भाव साहब ने यह भी लिख दिया कि इस चीज को बहिष्कार नहीं माना जाएगा। एक विधि सम्मत श्रम विवाद को आगे बढ़ाने के लिए कोई कार्य करना, जैसे कोई काम को आगे बढ़ाना है, ठीक है, उसका कोई कार्य करना है, उसके लिए बहिष्कार नहीं माना जाएगा। दूसरा है कारोबारी प्रतिस्पर्धा की सामान्य प्रक्रिया में कोई भी कार्य करना, ये सभी अपराध जघन्य अपराध माने जाएंगे। शर्त संख्या 3 है साथियों, ये दलित वर्गों में घोर भय व्याप्त है। बाबा साहब लिखते हैं, देखिए शर्त संख्या 3 में बाबा साहब लिखते हैं, भेदभाव से सुरक्षा, कि ये जो भेदभाव है इससे सुरक्षा कैसे दी जाएगी। दलित वर्गों में घोर भय व्याप्त है कि भविष्य में उनके साथ विधान अथवा आदिशासी आदेश के माध्यम से भेदभाव होगा। इसलिए वे बहुमत के शासन को स्वीकार करने के लिए तब तक सहमत नहीं होंगे जब तक कानून ऐसी व्यवस्था नहीं करता कि विधायिका अथवा कार्यपालिका के लिए दलित वर्गों के साथ कोई द्वेषजनक भेदभाव करना असंभव हो जाए। इसलिए यह प्रस्तावित किया जाता है कि भारत के संवैधानिक कानून में निम्नलिखित वैधानिक प्रावधान किए जाएं। भारत के राज्य के न्याय क्षेत्र के अधीन समस्त क्षेत्रों में भारत में किसी विधायिका अथवा न्यायपालिका को यह सामर्थ्य नहीं होगी कि वह ऐसा कोई कानून पारित करे अथवा आदेश, नियम अथवा विनियम जारी करे जिससे राज्यों के नागरिकों के अधिकारों का उल्लंघन होता हो, चाहे अतीत में छुआछूत की कुछ भी स्थिति रही है। देखा जाती है, कोई भी न्यायालय, विधायिका या राज्य ऐसा कोई कानून नहीं बना सकता और जो कि नागरिकों के अधिकारों को टच करता हो या उनका उल्लंघन करता हो। पहला अनुबंध पहला क्या है साथियों, देखो, अनुबंध तैयार और लागू करना, नालिश करना, पद बनना और गवाही देना, वास्तविक तथा व्यक्तिगत संपत्ति को विरासत में प्राप्त करना, खरीदना, पट्टे पर देना या लेना, बेचना और उस पर काबिज होना। दूसरा है साथियों, जहां राज्यों के नागरिकों के सभी वर्गों को उचित और पर्याप्त प्रतिनिधित्व देने के लिए शर्तें और सीमाएं आवश्यक हों, उन्हें छोड़कर नागरिक अथवा सैनिक नौकरियां अथवा शैक्षणिक संस्थाओं में भर्ती के योग्य होना। तीसरा है प्रत्येक नस्ल, देखिए साथियों, प्रत्येक नस्ल, वर्ग, जाति, रंग, धर्म के सभी नागरिकों के पर समान रूप से लागू शर्तों और सीमाओं को छोड़कर निवास, लाभ, सुविधाओं, सराहों, शैक्षणिक संस्थाओं, सड़कों, मार्गों, गलियों, तालाबों, कुओं और अन्य जलाशयों से विशेषाधिकारों, सार्वजनिक सड़क, वायु अथवा जल परिवहन, थिएटर अथवा सार्वजनिक मनोरंजन के अन्य स्थानों, विश्राम स्थलों के पूर्ण तथा समान उपयोग का अधिकारी होना। चौथा है आम जनता अथवा उसी पंथ और धर्म के व्यक्तियों के लिए समर्पित अथवा निर्मित, प्रबंधित अथवा लाइसेंस प्राप्त किसी धार्मिक अथवा धनार्थ न्यास के लाभों में बिना भेदभाव के हिस्सेदारी के योग्य और समर्थ माना जाएगा। पांचवा साथियों, अछूतपन, कि किसी पूर्व स्थिति का विचार ना करते हुए व्यक्ति और संपत्ति की सुरक्षा के लिए सभी कानूनों और कार्यवाहियों
के पूर्ण और समान लाभों का दावा करना जैसे वे अन्य नागरिकों को प्राप्त होते हैं और उसी के समान दंड और सजा का अधिकारी होना और किसी और का नहीं। साथियों, ये था, देखियो शर्त संख्या 4 में चौथी शर्त बाबा साहब क्या रखते हैं, विधायिकाओं में पर्याप्त प्रतिनिधित्व की, मतलब जाति के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा और उनको प्रतिनिधित्व, जो आजकल आरक्षण के लिए लोग कहते हैं ना कि आरक्षण इनका, आरक्षण इनका, आरक्षण आरक्षण का विरोध कर रहे हैं लोग, ये आरक्षण ऐसा नहीं है। आरक्षण है प्रतिनिधित्व, देश में काम करने के लिए प्रतिनिधित्व। अगर हम जितना देश के अंदर हम गवर्नमेंट नौकरियों पर रहेंगे तो साथियों उतना हम देश के अंदर प्रतिनिधित्व करते हैं, देश का प्रतिनिधित्व है। विधायिकाओं में पर्याप्त प्रतिनिधित्व दलित वर्गों को उनके कल्याण के लिए होने वाली विधायी और अधिशासी कार्यवाही को प्रभावित करने हेतु पर्याप्त राजनीतिक अधिकार दिया जाना चाहिए। इस उद्देश्य से वे मांग करते हैं कि निर्वाचन कानून में निम्नलिखित प्रावधान करके उन्हें ये अधिकार दिए जाएं। पहला है, देश की प्रांतीय और केंद्रीय विधायिकाओं में पर्याप्त प्रतिनिधित्व का अधिकार, मतलब देश की प्रांतीय मतलब स्टेट और केंद्र में हमें प्रतिनिधित्व करने का अधिकार। दूसरा साथियों, अपने ही लोगों को और प्रतिनिधि चुनने का अधिकार, मतलब अपने लोगों को बाबा साहब 2 वो लेके आए थे, ठीक है, एक तो स्टेट में और केंद्र में, दोनों में हमारा प्रतिनिधित्व होना चाहिए। और दूसरा एक वो लेके आए थे कि हम अपना ही कोई एससी का आदमी ही हम चुन सकते हैं, वो हम एससी वाले एससी को ही हम वो दे सकते हैं, इसी कानून के ऊपर। और इसी उसका गांधी जी ने वो किया था, जिसके लिए गांधी जी को अनशन करना पड़ा था। अभी आगे मैं आपको इसी में बताऊंगा, आज के एपिसोड में तो नहीं बता पाऊंगा आपको। एक चमचा इसी में माननीय काशीराम जी ने पूरा सब कुछ समर्पित कर दिया है, तो मैं ये चमचा से ही आपको बता रहा हूं। का लिखते हैं, वयस्क मताधिकार द्वारा और पहले 10 वर्षों तक अर्थात निर्वाचक मंडलों द्वारा, जो आजकल कहते हैं ना कि 10 वर्षों तक का आरक्षण, तो देखिए साथी आरक्षण ऐसा नहीं है, वो पॉलिटिकल आरक्षण था 10 वर्षों के लिए, पर अभी तक तो हम समता और बराबरी आई नहीं। जब बराबरी आ जाती तो ठीक है, पॉलिटिकल में हम 10 वर्षों के बाद उसको कैंसिल कर देते। पहले 10 वर्षों तक अर्थात निर्वाचक मंडलों द्वारा और उसके द्वारा संयुक्त निर्वाचक मंडलों और आरक्षित सीटों द्वारा, इस समझ के साथ कि संयुक्त निर्वाचक मंडलों को दलित वर्गों पर उनकी इच्छा के विरुद्ध तब तक नहीं थोपा जाएगा जब तक ऐसे संयुक्त निर्वाचक मंडलों के साथ वयस्क मताधिकार ना हो। देखा जाती है, मतलब ये लिख दिया कि जब तक ऐसा नहीं थोपा जाएगा, जब तक अगर समता उसका अधिकार पूरा बराबर नहीं होगा तो थोपा नहीं जाएगा कि हाँ भाई हम, अगर आपका बहुमत हो गया संसद के अंदर और कि अपना बहुमत लाके और इस कानून को आप खत्म कर दें, इसे कोई नहीं खत्म कर सकता, ये हमारा मौलिक अधिकार है। टिप्पणी लिखते हैं, देखिए काशीराम जी टिप्पणी लिखते हैं, दलित वर्गों के लिए पर्याप्त प्रतिनिधित्व को संख्यात्मक रूप में तब तक परिभाषित नहीं किया जा सकता जब तक अन्य समुदायों को मिलने वाले प्रतिनिधित्व की मात्रा का पता ना हो। जब तक हमारा प्रतिनिधित्व पूरा नहीं हो जाता देश के अंदर, तब तक इस आरक्षण को और इस कानून को आप खत्म नहीं कर सकते। किंतु यह जरूर समझ लेना चाहिए कि दलित वर्ग इस समय सहमत नहीं होंगे कि किसी अन्य समुदाय को उनसे बेहतर शर्तों पर प्रतिनिधित्व दिया जाए, मतलब कि हमसे ज्यादा किसी को मिल जाए। अब जो भी हमारा आरक्षण है, उतने आरक्षण के में अभी तक कितने 78 सालों में साथियों हम लोग अभी पूरा आरक्षण नहीं ले पाए, ना नौकरियों में, ना शिक्षा में, ना इनके
जुडिशरी में, किसी भी चीज में बड़े बड़े सेक्रेटरी देखिए, बताइए कौन से अपने समाज से, एसटी समाज से कोई इनके सेक्रेटरी हैं, सचिव हैं, और कितने जनरल सेक्रेटरी हैं साथियों? नहीं है। तो ये उन चीजों को घुमाने के लिए, उन चीजों को ना बताने के लिए हमारे ये 10 वर्षों का जो आरक्षण है, जो पॉलिटिकल आरक्षण है, उसके ऊपर ये अटैक करते हैं। और कौन लोग साथ आती है? उन लोगों की कितनी जनसंख्या है? तो इसीलिए जो आज जनसंख्या, ये जनगणना की जो इतनी बातें चल रही हैं, इसीलिए कहते हैं जब तक मतगणना नहीं होगी, जब तक जनगणना नहीं होगी पूरे देश में कौन किस जाति से कितना है, तो कैसे पता लगेगा कि आरक्षण कितना मिला? अभी तक भी गवर्नमेंट नौकरियों में साथियों देखिए गवर्नमेंट नौकरियों में 1 या 2% हमारा एसटी समाज अभी पहुंचा है। उसमें भी इन्होंने वर्गीकरण अभी 1 अगस्त 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने उसमें भी वर्गीकरण कर दिया। वाल्मीकि समाज को और भंगी समाज को कहते हैं कि भाई तुम्हारा चमार खा गए, और चमारों को कहते हैं तुम्हारा फलाना खा गया। तो ये साथियों हम लोगों को लड़ाने के लिए आपस में, कि हम आपस में उलझकर अपने इनके लिए उलझते रहें, और इनसे जो मेन वो है वो हम ना समझ पाए। इन मामलों में वे नुकसान की स्थिति में रहने के लिए तैयार नहीं होंगे। किसी भी सूरत में बंबई और मद्रास के दलित वर्गों को उनकी आबादी के अनुपात में के हिसाब से अधिक प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए, चाहे प्रांतों में अन्य अल्पसंख्यकों को जितना भी प्रतिनिधित्व प्राप्त हो। साथियों संख्या 4 थी, वीडियो लंबी हो जाएगी, तो इसलिए साथियों इसको मैं यही समाप्त करता हूं। जय भीम, जय भारत, जय संविधान साथियों।